अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी के शुरू में ही जी एक मैं बात कहना चाहूँगा। कल जो मैंने पार्ट 1 सुनाया था उसके लास्ट में भी ये मैंने बात कही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहानियाँ भेजी और मैंने उनकी कहानियों को प्रोग्राम हॉरर स्टोरी का OCS का हिस्सा बनाया। काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने फिर से एक अपनी कहानी भेज दी मुझे, लेकिन वो नीचे स्टोरी OCS लिखना भूल गए या कहानी लिखना भूल गए। अगर आपकी कहानी पहले भी शामिल हो चुकी है तो उसके बाद भी आप कहानियां भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया हुआ है, क्या हम एक से ज़्यादा कहानियां भी भेज सकते हैं? आप 100 कहानियां भी भेजेंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, मैं 100 कहानियां भी शामिल करूंगा। लेकिन अगर आपने पहले कोई कहानी मुझे भेजी और उस कहानी को मैंने प्रोग्राम में शामिल कर लिया और 6 महीने बाद, साल बाद या 2 महीने बाद आपने कहा एक और कहानी भी है मैं उनको भेज दूं, तो आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है कि आपने कहानी भेजने के बाद एंड पे स्टोरी या कहानी ज़रूर लिखना है। उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी STORY। अगर ये लफ्ज़ आप लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। दूसरी बात, आज की वो लोग जो इंतज़ार में हैं कि हमने कहानी भेजी थी, आज तक हमारी प्रोग्राम में कहानी शामिल क्यों नहीं हो सकी, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो फिर से जाके अपने मैसेज को चेक करें। एंड में वो स्टोरी या कहानी लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से उनकी कहानी आज तक प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकी। अभी भी जाके अपनी उसी मैसेज को खोलिए, उसके एंड में स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में कहानी लिख दें तो अब भी आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। थर्ड, जिस तरह मैंने कहा कि आप ज़्यादा कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो एक ही दफ़ा में अगर आप भेज देंगे, मिसाल के तौर पे आज आपने मुझे कहानी ऊपर एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, स्टोरी का दूसरा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, तीसरी कहानी भेजी, चौथी भेजी, पांचवी भेजी, ओके, मैं क्या करूँगा, आपकी स्टोरी को नंबर दे दूंगा। पहले आपकी स्टोरी 1 सुनाऊंगा, अगले ही दिन आपकी दूसरी कहानी सुनाऊंगा, उससे आगे तीसरी कहानी सुनाऊंगा। जब तक आपकी स्टोरियाँ हैं वो सारी मैं 1 बाय 1 सुनाता रहूँगा, लेकिन आखिरी लफ्ज़ फिर भी लिखना है, स्टोरी या कहानी, ये लिख देंगे तो प्रोग्राम में कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। और वो लोग जिनको मैंने कहा हुआ है कि जिनकी मेरे पास वॉइस मैसेज पुराने थे काफ़ी और वो नहीं खुल पा रहे, और अगर वो मुझे दोबारा भेज चुके हैं तो उनकी कहानी जल्दी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर उन्हें नहीं भेजा तो वो ज़रूर मुझे वो वॉइस मैसेज दोबारा से सेंड कर दें। आमिर बिलाल भाई, जिनसे अभी भी मेरी बात हुई है, बहुत ही सबसे बड़ी बात हमारी ये बात हो रही थी, कह रहे थे मैं भी सैगिटेरियस हूँ आपकी तरह। हमारी 10 दिन, मेरी 6 दिसंबर है, उनकी 16 दिसंबर है बर्थडे का दिन। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही नफीस, बहुत ही प्यारे और एक इंतहाई नरम दिल, नेक दिल इंसान है। उन्हीं के दिल में भी वैसा ही प्यार है। अल्लाह की मखलूक की मदद करने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। दिल से आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपकी बेटी के लिए, पूरी फैमिली के लिए दिल से दुआएं। अभी मेरी उनसे बात हुई तो कुछ वाक़यात अभी भी उन्होंने मुझसे शेयर किए, कोई 2 महीने पहले के कुछ वाक़यात हैं। तो पहले मैं वो 2 वाक़यात सुना देता हूँ और उसके बाद जो उन्होंने स्टोरी में मुझे वाक़यात पार्ट 2 के, जो कल मैंने कहा था कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में बहुत सारे हॉरर जो वाक़यात हैं वो मैं आज शामिल करने जा रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट शुरू में ही कहूँगा, स्टोरी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को सुकून बख्शती है। आमिर बिलाल भाई ने भी यही मुझे फीडबैक दिया कि सुनते सुनते सो जाता हूँ, कभी परेशान होता हूँ तो मेरी बेटी कहती है पापा आपको स्टोरी लगा दूँ, तो स्टोरी सुन के मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। अगर स्टोरी किसी को खुशी का बायस बनती है, नींद का बायस बनती है और कुछ लम्हे के लिए वो अपनी परेशानियों को भूल के कहानी में खो जाते हैं, तो इस नेक काम में आप भी हिस्सा डालिए। इस स्टोरी को आगे फैलाइए, लोगों तक सेंड कीजिए। जानने वाले, मिलने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये स्टोरी सेंड कीजिए ताकि वो भी अपने उन लम्हों को, परेशानियों को भुलाने में मदद ले सकें और उनको भी सुकून की नींद आ सके। ये तकरीबन कोई कहते हैं 2 महीने का वाक़या है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आमिर भाई ने कहा कि उसी अस्पताल में जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, हफ्ते को आज भी उनकी छुट्टी होती है, तो वो संडे वाले दिन जब पहुँचे तो उनके एक डॉक्टर साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा यार कल एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कहते हैं कि रात का कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। मैंने टाइम तो नोट नहीं किया, तो मैं कमरे में मरीज़ को चेक करने के लिए गया हूँ, राउंड पे जिस तरह राउंड लगाते हैं। तो मैं जब अपने कमरे में आया हूँ तो आके अभी बैठा ही हूँ तो वो जो फलां हमारी
एम्प्लॉई है, जो यानी वहाँ पे वो नर्स है, काम करती है, वो कल आई है और मैंने उसको इशारा भी किया है कि इधर आओ, तो वो आई नहीं है। आमिर कहते हैं मैंने कहा जी मैं समझा नहीं, क्या मतलब? उन्होंने कहा ये जो सामने खिड़की देख रही हो मेरे कमरे की, वो एक ऐसी जगह पे खिड़की है जो बाहर उस तरफ खुलती है जहां बाहर वीराना है, जहां पे अमूमन रात के टाइम पे कोई भी नहीं जाता। तो कहते हैं वो खिड़की खुली थी और बाहर वाली साइड से वो बिल्कुल सामने आके खिड़की के खड़ी हो गई। मैं काम में मसरूफ था, खामोशी थी, रात का टाइम था, और मैंने जैसे ही निगाह उठाई तो देखा वो बिल्कुल सामने खड़ी है। मैं चौंक सा गया हूं कि भाई इसको क्या हुआ है, ये रात के पहर खिड़की के उस तरफ खड़ी क्या कर रही है। और मैंने उसे कहा है हाँ भाई इधर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। और वो जिस अंदाज में बाहर खड़ी थी, कह रहा मैं चौंक गया, ऐसे मेरी तरफ देखी जा रही थी, टिकटिकी बांधे और खड़ी हुई थी, और मैं हैरान हो रहा था हुआ क्या है इसको। मैंने दूसरी दफा उसको कहा क्या हुआ है तुम्हें, अंदर आ जाओ। और वो उसके बाद चली गई है, अंदर नहीं आई। फिर मैं भी काम में मसरूफ हो गया, वो पता नहीं कुछ कहना चाह रही थी या क्या बात करना चाह रही थी। तुम जाके जरा चेक करो, उससे पूछो क्या मसला था, रात वो वहां पे क्या कर रही थी, क्या परेशानी है उसके साथ। आमिर कहते हैं मैं गया और उससे बात की और उससे पूछा रात खैरियत थी, तुम उधर खिड़की के बाहर क्या कर रही थी, सर ने तुम्हें बुलाया भी और तुम अंदर नहीं गई। तो एकदम चौंक गई और मेरी तरफ देख के ऐसे डर सी गई जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है सर आप क्या कह रहे हैं, रात को उस साइड पे मैं क्या करने जाऊंगी। और उसके चेहरे का खौफ बता रहा था कि मेरी बात से वो डर गई थी। वाकई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे खौफ वाले, जैसे ये बात उसको हजम नहीं हुई कि मैं और रात के उस पहर उस जगह पे जो वीराना है मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि वाकयात तो उसने भी सुन रखे थे। यहाँ पे बहुत सारे वाकयात हुए थे अस्पताल में, जानती वो भी थी। तो कहती है कि सर आपको पता तो है इस वाकयात में क्या क्या वाकयात हुए हैं, तो कौन है इस वक्त जो रात के इतने लेट नाइट बाहर जाके खड़ा होगा? आपको लगता है मेरी जैसी बंदी के अंदर इतनी हिम्मत है? मैं नहीं हूं सर, वो पता नहीं कौन है, अल्लाह का वास्ता है मुझे माफ़ कर दें। और उसके उस तरह बोलने से, खौफजदा होने से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो नहीं थी। और मैं जब गया उनको बताया डॉक्टर साहब को कि सर वो तो नहीं आई, आपको यकीन है बाहर वही खड़ी थी। तब वो सोच में पड़ गए और कहा हाँ थी तो वही, लेकिन एक बात अब मैं सोच रहा हूं, वो मुझे टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी, ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कोई बुत बन के खड़ा होता है, ऐसी अंदाज में खड़ी हुई थी जैसे किसी को एकदम से कोई बुरी खबर मिले और एकदम से वो शॉकिंग न्यूज़ सुन के एकदम से वो अलर्ट हो जाए और एकदम से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। वो इस अंदाज में खड़ी थी जैसे आंखें कोई नहीं झपकता ऐसे खड़ा हो जाता है। मैं समझा पता नहीं मुझे डरा रही है या कुछ कहना चाह रही है। मैं काम में इतना उलझा हुआ था, तवज्जो नहीं दी मैंने। लेकिन हाँ वो खड़ी इस अंदाज में थी कि चौंका मैं भी था। वो बुत सी बनी ऐसे खड़ी मुझे देख रही थी, ये मुझे अच्छी तरीके याद है, वही थी, कोई और नहीं थी। लेकिन जब मैंने बताया कि सर वो तो आई ही नहीं है, ना ही उनके अंदर इतना दिल गुर्दा है कि रात के इस पहर वो बाहर जाके खड़ी हों, वो कोई और था। तो डॉक्टर साहब बहादुर से बंदे हैं, कहते ठीक है फिर कोई अल्लाह की मखलूक होगी जो उसी का रूप धार के बाहर खड़ी थी। आप रात को अकेले काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में हो और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अस्पताल स्पेशली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन किसी न किसी की जान चली जाती है, आए दिन वजूद वहीं रहता है, वजूद के अंदर से रूह बाहर निकल जाती है, रूह तो आलम बरज़ख में चली जाती है, हमजाद तो वहीं भटकता है। तो अस्पतालों में इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी को ऐसे बिस्तर पे देखा गया कि वो मर चुका है लेकिन उसका जिस्म हिल रहा है, पूरा बिस्तर हिल रहा है, कोई चलता हुआ गया है, कोई गुजरा है। बहुत सारी इस तरह की वीडियोस भी हैं। ये इसलिए हैं कि हमजाद तो भटकता है, हमजाद तो वहीं पे फिरता होता है, इसलिए अस्पतालों में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा वाक़या वो सुनाते हैं आमिर भाई, कहते हैं कि ये भी एक ही महीने की 2 महीने पहले के वाक़यात हैं, आगे पीछे ये दोनों वाक़यात हैं। पहले डॉक्टर साहब वाला वाक़या हुआ और दूसरा मेरे साथ हुआ कि मैं और मेरा एक कोलीग अपने उस डेस्क पे बैठे थे जहाँ पे हमारी ड्यूटी थी,
हमारी ड्यूटी ये होती है कि हर 2 घंटे के बाद हम अपनी उस जगह से उठते हैं और एक राउंड लगाते हैं। जितने भी पेशेंट वहाँ पे मौजूद होते हैं सब मरीज़ों को जाके चेक करना होता है कि किसी को मेडिसिन तो नहीं देनी, किसी को कोई मसला तो नहीं है, सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह एक उनकी एक ड्यूटीज़ होती है, तो कहते हैं हर 2 घंटे के बाद हमारा राउंड होता है जो हमने वहाँ पर लगाना होता है। 1 बजे मैंने अपना राउंड मुकम्मल किया और उसके बाद मैं आके डेस्क पे बैठा। अब मेरा राउंड जो दूसरा शुरू होना था वो 3 बजे था। मैं वहाँ पे बैठा तो एक कोलीग थे मेरे, वो भी आके मेरे साथ बैठ गए। हम दोनों वहाँ पे बातें करते रहे, यहाँ तक कि अब 3 होने वाले थे और मैं उठने वाला था कि मैं उठूँ। एक पेशेंट ऐसी थी जिनको 103 बुखार था और मेरा फोकस उन्हीं की तरफ था कि उन्हीं, वो सो तो गई थी लेकिन जल्दी से जाके उनको चेक करूँ अब वो ठीक है, मेडिसिन मैंने उनको दे दी थी, बेहतर हुई है कि नहीं है। मैं उठने ही लगा था क्योंकि अभी 15 मिनट रहते थे कि हमारी एक कोलीग पानी का गिलास लेके मेरी तरफ आई और मुझे कहती हैं सर ये लें पानी। मैं चौंका और मैंने कहा क्या मतलब भाई, किस चीज़ का पानी? कहती है सर आप नीचे आए थे ना, सीढ़ियों में खड़े थे तो आपने मुझे कहा पानी पिला दो। मैं कहा अच्छा सर देती हूँ। तो उसके बाद फिर आप ऊपर चले गए और मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ। मैं और मेरा कोलीग दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद था, पिछले 2 घंटे से, और मेरा कोलीग भी मेरे साथ ही मेरी ही पास बैठा हुआ था। जानता था कि मैं तो अपनी जगह से हिला नहीं। तो मेरा कोलीग बोला है किसने पानी मांगा था? तो उसने फिर मेरी तरफ, उस नर्स ने इशारा किया, सर ने पानी मांगा था। तो मैंने कहा कहाँ पे? तो उन्होंने कहा वो जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ नीचे आप वहाँ खड़े थे, आपने पानी मांगा। तो एकदम मुझे एहसास हुआ कि मैं अगर पानी ही मांगना था, जिन सीढ़ियों की ये बात कर रहे हैं, चंद कदम के फासले पे डिस्पेंसर लगा है पानी वाला, मैं खुद पानी भर के क्यों ना पी लेता कि सीढ़ियों में खड़े होके इनको कहा पानी दे दें और उसके बाद चलता हुआ ऊपर आ गया पानी पी लेता। मैं समझ गया क्योंकि मेरे दोस्त ने भी जब उनसे वजाहत मांगी थी कि सर यही थे या कोई और थे, तो उसने क्लियर कहा हाँ सर क्या हो गया है, ये थे। मेरा नाम लेके कहा आमिर साहब ही थे, आमिर साहब ने ही मुझसे पानी मांगा। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है पानी यहाँ पे रख दो, आप जाओ। उन्होंने पानी रख दिया और वो चली गई। मेरा दोस्त मुझसे मुखातिब हुआ, ये क्या माजरा है, तुम तो नीचे गए ही नहीं, मेरे साथ बैठे हो मुसलसल, और अभी अभी वो कह रही है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए थे, पानी मांगा है। मुझे लगता है उसको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा बहरहाल देखते हैं। पानी मैंने पिया नहीं, इस डर से कि पता नहीं क्या माजरा है, मैंने पानी फेंक दिया। और अगले दिन फिर मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तब मैंने उनसे दोबारा पूछा हाँ बताएं रात क्या हुआ था? कह रही है सर कुछ भी नहीं, आप आए हैं चलते हुए, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आप सीढ़ियों में खड़े थे, मैंने आपको सलाम किया है और आपने वालेकुम सलाम कहा है और कहा है कि मुझे पानी पिला दो। आपने सर के इशारे से, मुंह से नहीं, सर के इशारे से मतलब वालेकुम सलाम कहा है और कहा है पानी दे दो। तो मैंने कहा अच्छा सर, मैं पानी लेने चली गई हूँ, देखा आप नहीं है तो मैं समझ गई हूँ आप अपने उधर चले गए होंगे डेस्क पे, तो मैं पानी लेके आपके पीछे आ गई। तो मैंने पूछा क्या मैंने कपड़े कौन से पहन रखे थे? तो मुझे एकदम चौंक के देखे और कहती है क्या हो गया सर, वही कपड़े जब मैं आपके पास लेके आई हूँ और जब जिस तरह आप कपड़े पहन के बैठे थे, क्या मतलब आप मुझे किस तरह की बातें कर रहे हैं कि उस वक्त कौन से कपड़े पहने थे और जब मैं आपके पास पानी लेके आई हूँ तो उस वक्त कौन से, वही कपड़े थे, आप वही थे। तो मैं फ़ौरन समझ गया जिसने भी पानी मांगा था वो मेरे ही हुलिये में था। ऐसा हुलिया जो बिल्कुल शक्ल सूरत, जिसामत, कद, बाल मेरी तरह थे, तो उसका लिबास भी मेरी तरह था, यहाँ तक कि लहजा भी मेरी तरह था कि जब उसने पानी मांगा तो उसको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो सका कि पानी मांगने वाला जो सामने खड़ा है न सिर्फ रूप धारे हुए है बल्कि आवाज़ भी सेम उसने वही निकाली थी जो मेरी आवाज़ थी, कि उसने मेरी आवाज़ में पानी तक मांगा था कि वो समझ नहीं पाई थी कि ये सामने कौन है, क्योंकि वो सामने मैं ही था जो बज़ाहिर मैं नज़र उसको आ रहा था, हकीकत में मैं नहीं था। और वो झूठ बोलने वाली नहीं थी और जितनी वो मासूम सी थी वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। और उसको ये अगर मैं बता देता कि मैंने तो पानी मांगा ही नहीं और मैं तो आया ही नहीं, तो वो शदीद खौफज़दा हो जाती। इसलिए उसका मैंने कहा हाँ ठीक है वो मैंने ही मांगा था। लेकिन मैं और मेरा दोस्त जान चुके थे कि पानी मांगने वाला मैं नहीं था। इसका मतलब है कि कुछ दिन पहले जो एक नर्स का रूप धार के टिकटकी बांधे खिड़की के बाहर खड़ी देख रही थी, वो भी किसी ने रूप धारा था। और आज कल रात को ऐसा हुआ था कि मेरा ही वजूद, मेरा ही रूप, मेरी ही आवाज़ बना के किसी ने पानी मांगा और वहाँ से चला गया और वो नर्स पानी लेके
मेरे पास आ गई। अभी 2 महीने पहले के वाक़यात हैं। अगला वाक़या वो सुनाते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल था। जब 12 रबीउल अव्वल को तमाम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का, पैदाइश का दिन मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उस दिन बहुत सारे लोग अपनी गलियों को, अपने बाज़ारों को, अपने महल्लों को, अपनी मार्केटों को बहुत ज़्यादा सजाते हैं झंडियों से। बहुत सारे ऐसे अब मार्केट में चीज़ें आ गई हैं जिससे सजा दिया जाता है बाज़ारों को, मार्केटों को। तो मैंने अपनी बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 7 साल थी मेरे ख्याल में, उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया और कहा चलो मैं आपको आज अंदरून शहर चल के, जिस तरह उन्होंने अंदरून भाटी लोहारी ग्वाल मंडी दिखाने के लिए ले गया। ये जगह जो है भाटी लोहारी ग्वाल मंडी, ये बहुत ज़्यादा आजकल सजाए जाते हैं। तो कह रहे मैंने अपनी बाइक पे बेटी को बिठाया और हम रवाना हुए। हमने वहाँ पे सारा देखा, काफ़ी घूमे फिरे। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग बांटते भी हैं खाने पीने की चीज़ें, उस वक्त बना भी रहे होते हैं, ताज़ी ताज़ी बांट भी रहे होते हैं। हमारे माल टाउन में भी ऐसा बहुत दफ़ा मैंने जो अटेंड किया, वहाँ पे पूरियाँ, हलवा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह, चने, नान, भटूरे, बहुत सारी चीज़ें इस तरह बनाते हैं। तो कहते हैं हमने घूमा, मैंने बेटी को दिखाया, फिरते रहे और उसके बाद फिर जब टाइम हुआ तो हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। ये मैंने मोबाइल इसमें हाथ में पकड़ा है कि वो लोकेशन भी जब कोई प्रॉपर बताता है, लोकेशन के बारे में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं लोकेशन मोबाइल से देखता हूँ। मैंने बेटी को बाइक पे आगे बिठाया और हम रवाना हो गए। मैंने सोचा कि शॉर्टकट रास्ते से चलता हूँ, वहाँ से गया तो रोड भी वैसे टूटी हुई है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वैसे भी अब रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था। तो कह रहे मैंने फ़ैसला किया कि मैं हॉल रोड से होता हुआ समनाबाद की तरफ जाऊँगा और समनाबाद का एक रास्ता जाता है शार्ट सा, ताहिर बंदगी का कोई मज़ार है। मैं इन जगहों पे नहीं गया हुआ इसलिए मैंने ये लिख लिया। ताहिर बंदगी का मज़ार है, वहाँ पे जनाजा गाह भी है और कब्रिस्तान है। उस रूट से मैं होता हुआ निकल जाऊँगा और शॉर्टकट बनता है, जो लाहौर में रहने वाले हैं तो उनको इन रूट्स का पता होता है। तो वो कहते हैं मैं हॉल रोड से होता हुआ मैं उधर जब समनाबाद की तरफ गया तो अब मोटरसाइकिल चलाते चलाते अब मैं पहुँच गया, ताहिर बंदगी का मज़ार है और वहाँ पे कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक मैं नॉर्मल स्पीड से चलाता हुआ आ रहा था, क्योंकि जब मैं मार्केटों से गुज़रता हुआ, या मार्केटें तो बंद थीं लेकिन वहाँ पे स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पे नात, हम्द, ये बहुत ऊंची आवाज़ में लोग सुन रहे थे जो स्पीकरों पे थी। और पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी इस अंदाज़ में मनाया जाता है जैसे एक जश्न का समा हो। घरों के अंदर लोग लाइटें लगाते हैं, रंग बिरंगे कुमकुमे लगाते हैं, छोटी छोटी लाइटें लगाई जाती हैं, लेकिन अंदरून बहुत सजाया जाता है। कहते हैं जब मैं हॉल रोड से आ रहा था तब भी वो बहुत सजा हुआ था, लोगों ने लाइटें लगाई हुई थी, झंडियाँ लगाई हुई थी और बहुत कुछ ऐसा सामान था जो खूबसूरती का बायस था। और चलते चलते जब हम उस एरिया की तरफ आ गए जहाँ पे अब शोर शराबा ख़त्म हो चुका था, छुट्टी का दिन था, अब मैं एक ऐसे एरिया के अंदर दाखिल हो चुका था जहाँ पे अब कोई शोर शराबा नहीं था, खामोशी ही खामोशी थी। बल्कि एक ऐसे रोड की तरफ आ रहा था जहाँ पे एक कब्रिस्तान जिसके दरमियान में से मैंने गुजरना था। नियामी साहब का कब्रिस्तान भी लाहौर का इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि उसके दरमियान में रोड है बाकायदा, इधर भी कब्रिस्तान इधर भी कब्रिस्तान है। ताहिर बंदगी का वो कब्रिस्तान बताते हैं मज़ार है। मोटरसाइकिल को चलाते हुए मैं अब उस छोटी सी रोड की तरफ आ चुका था जो अब कब्रिस्तान से गुजरती थी। मेरे जहन में कोई भी बात नहीं थी, कोई भी वहम नहीं था, कोई भी खौफ नहीं था। बस ये था कि शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ मैंने घर पहुंचना है। बेटी मेरी आगे बैठी हुई है कि चलते चलते उस मज़ार को, जो ताहिर बंदगी का मज़ार है, उसको मैंने जैसे ही क्रॉस किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी मोटर बाइक जो है ऐसे जाम होनी शुरू हो गई है, चलते चलते एकदम भारी हो गई है। ऐसी भारी हो गई है कि मैं उसको चला रहा हूँ, उसको रेस मैंने दी हुई है लेकिन चल नहीं रही,
बहुत वज़न आ गया उसके ऊपर, उसने चलने से अजीब सा इनकार कर दिया और समझ नहीं आ रही इसको क्या हुआ है कि बिल्कुल इसी तरह भारी होते होते और रुकती गई, भारी होती गई, रुकती गई। बिल्कुल कब्रिस्तान के तकरीबन हम दरमियान में पहुंचे तो बाइक रुक सी गई। कटक की एक आवाज आई, कटक। ये क्या हुआ है? रात का टाइम है, अब हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे अंधेरा है, रोशनियां हैं लेकिन वो इतनी कम है कि तमाम मंजर जो है कब्रिस्तान का उसको रोशन नहीं कर पा रही। जिस जगह पे रोशनी की वो किरणें, रोशनी की शुआएं, रोशनी की वो लाइट फैलती है, उस जगह पे कब्रिस्तान का मंजर आया होता है, बाकी जगहों पे अंधेरा ही अंधेरा है। कब्रिस्तान का मंजर वैसे भी इंसान को खौफजदा कर देता है। वहां पे बनी हुई उगी हुई झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, और वहां पे दरख्त, शहर खामोशां और कब्रों की लंबी कतार खौफजदा करती है इंसान को। कहते हैं मैंने बाइक को, बेटी को नीचे उतारा, बाइक को बड़े स्टैंड पे लगाया कि देखूं इसको हुआ क्या है। उसको जैसे ही मैंने बड़े स्टैंड पे लगा के बैठने लगा तो उसी लम्हे मैंने नीचे बाइक की तरफ देखा कि जिस हिस्से को जैम किया गया था या वजन आया था या क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं अभी ऐसे बैठने ही लगा हूं नीचे कि देख सकूं नीचे बैठ के बाइक को क्या हुआ है, कि तभी मेरा रुख उसी तरफ था जिस तरफ कब्रिस्तान था और मेरी आंखों ने एक मंजर देखा। कब्रिस्तान की वो जो छोटी सी दीवार थी, उसके सामने जो कब्रों का सिलसिला नजर आ रहा था, ना होने के बराबर दीवार थी, तो सामने एक कब्र के पास कोई इस अंदाज में बैठा था जिसका वजूद इतना बड़ा था कि अगर 3 लोग इकट्ठे हो के जुड़ के बैठें और जितनी पीछे कमर लंबी बनेगी, 3 लोगों की इतनी लंबी चौड़ी कमर थी पीछे से उसके। और वो जो चीज़ भी थी वो ज़मीन पे कब्र के पास बैठी थी, उसकी कमर मेरी तरफ थी। बैठे होने के बावजूद उसका कद तकरीबन 4 फुट ऊंचा था। अब वो कोई औरत या इंसान इसलिए नहीं हो सकती कि बैठी हुई औरत 4 फुट ऊंची भी चलो मान लेते हैं, इतना लंबा उसका कद हो सकता है, कोई बहुत लंबे कद वाली औरत थी। लेकिन पीछे से उसकी कमर की चौड़ाई इतनी हो जैसे 3 इंसानों की कमर की चौड़ाई, यानी 3 इंसान जो अच्छे खासे लंबे चौड़े हों, लंबे चौड़े भी पीछे से बहुत ज्यादा हों, वो आपस में कमर जोड़ के बैठे, तो वो इतनी उसकी कमर थी कि आगे वाली कब्र पूरी छुप गई थी। यानी कि इंसान के कद की जो कब्र बनाई जाती है, तकरीबन एक नॉर्मल कब्र जो बनती है 6 फुट की कब्र बनाई जाती है, तो उसकी कमर पीछे से 6 फुट से भी चौड़ी थी, जिसकी वजह से वो जिस कब्र के सामने वो बैठी थी, मेरे सामने तो उसकी कमर थी लेकिन वो कब्र की तरफ मुंह करके वो चीज़ बैठी थी, वो कब्र छुप गई थी उसकी कमर की चौड़ाई, और 4 फुट उसका कद था, बहुत बड़ा उस पर सर था। मुझे लगा जैसे कोई परछाई है, ऐसे लगा जैसे कोई साया सा है, लेकिन जब मैंने उसको हिलते हुए देखा और वापस उसने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई तो मैं समझ गया कि ये परछाई नहीं है, वजूद है, एक काला स्याह वजूद किसी ऐसी चीज़ का जो यहाँ पे मौजूद है और अपना आप मुझे दिखा रही है। जैसे ही मैंने इस मंजर को देखा कि कब्रिस्तान की उस खामोशी में वो जो हल्की सी लाइट उस जगह पे पड़ रही थी, उसकी रोशनी में मैंने उस चीज़ को बैठे हुए देखा जिसका मैंने मुंह नहीं देखा, लेकिन इस अंदाज में थी जैसे किसी ने दुपट्टा टाइप लिया होता है या चादर टाइप ली होती है, उसको भी कहते हैं, मैं क्लियर नहीं कह सकता वो चादर थी या मुझे महसूस हुआ, लेकिन पीछे से इतना चौड़ी कमर जो काली स्याह थी, जैसे किसने काली स्याह चादर लपेटी होती है, और ऊपर जो बड़ा सा उसका सर था जो पहले वो झुकी हुई थी और जब वो सीधी हुई है तो मैं समझ गया हूं ये मेरा वहम नहीं, ये कोई साया नहीं, वजूद रखने वाली कोई चीज़ है जो इतनी लंबी चौड़ी, जो कोई इंसान नहीं हो सकती। कहते हैं मैंने जैसे उसको देखी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े गए हैं। मैं समझ गया था कि रात के इस पहर तकरीबन टाइम कोई 10:30 पौने 11 का हो चुका था और कब्रिस्तान में जिस तरह की चीज़ बैठी हुई थी, कहते मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। फ़ौरन मैंने बेटी को अपनी तरफ मुंह किया और सीने से लगा दिया, कहा बेटा कब्रिस्तान की तरफ मत देखना। तो एकदम मासूम बोली, पापा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, कब्रिस्तान में नहीं देखते होते रात को, चलो आयतुल कुर्सी पढ़ो। और मैंने भी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और बेटी से भी कहा वो आयतुल कुर्सी पढ़े। मेरी बेटी भी आयतुल कुर्सी पढ़ती रही।
समझदार थी, वो समझ गई। मैंने तभी फौरी तौर पे मोटरसाइकिल को वहाँ से स्टैंड से हटाया। अब वो चलने को तैयार ही ना हो, मेरी मोटरसाइकिल इतनी जाम हो चुकी थी, मैं उसको घसीटने की कोशिश करूँ तो मोटरसाइकिल चले ही ना। मैंने बेटी को भी पकड़ा, मोटरसाइकिल को लिया, जैसे कैसे वापसी की तरफ हो लिया। लेकिन अब एक विर्द था कुरान मजीद का, आयतुल कुर्सी का, चारों कुल का, जो मैं मुसलसल पढ़ रहा था रात के उस पहर उस कब्रिस्तान में बैठी हुई चीज़ को देख के, कि जब हम वापस दोनों आ रहे थे और मोटरसाइकिल को बड़ी ज़बरदस्ती ज़ोर लगा के मैं लेके आ रहा था, बस ये कह रहा था या अल्लाह कोई वसीला बना दे, कोई दुकान खुली हो, मैं मोटरसाइकिल को दिखा सकूँ। अल्लाह ने मेरे लिए शायद वसीला बनाया था कि वह इस वक्त बैठे नहीं होते मोटरसाइकिल वाले, लेकिन एक दुकान खुली हुई थी। मैं उसकी तरफ जैसे ही गया तो मुझे देख के कहता है यार बड़े खुशकिस्मत हो, मेरी दुकान सारा दिन बंद रही है, मैं अभी एक काम के सिलसिले में आया था तो थोड़ी देर के लिए खोली थी और तुम आ गए हो, चलो यार मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, आज काम नहीं हमने करना था, 12 रबीउल अव्वल मैं कर देता हूँ। उन्होंने खोला, देखा तो कहते हैं ये क्या हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहता है इतनी बुरी तरीके से चेन को तोड़ा और फंसाया गया है कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह चेन को नहीं देखा किसने तोड़ा या इस तरह फंसाया। हुआ क्या था? मैंने कहा यार पता नहीं, मोटरसाइकिल भारी होनी शुरू हो गई थी, वज़न आता जा रहा था, भारी होती जा रही थी, उसके बाद कटक की आवाज़ आई है। कहता यार मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा वाक़या है, चेन को इस अंदाज़ में टूटा हुआ और फंसा हुआ देखना। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। कह रहे मैंने जैसे कैसे कहा कि यार इतना कर दो कि आज मैं घर पहुंच सकूं, बस मुझे जल्दी है घर पहुंचने की, सुबह जो भी कराना होगा मैं दोबारा से करा लूँगा। वो भी बोला हाँ यार मैं भी सिर्फ अभी इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हें घर तक पहुंचा दूं, इतना ठीक कर दूं, बाकी कल करा लेना क्योंकि मैं भी बस जल्दी में हूँ। उसने जैसे कैसे मेरा वो काम जो था चेन का वो कर दिया और मोटरसाइकिल ठीक हो गई। अब उसी रास्ते से फिर मैंने गुजरना था क्योंकि मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके आ चुका था और अब चेन क्योंकि इस हालात में थी कि उसने कहा था बस यार अब सीधे घर ही जाना। मैंने कहा यार वापस इस तरफ से जाऊँ, कह रहा यार बड़ा लंबा रास्ता पड़ जाएगा, फिर ना टूट जाए, बस ये रास्ता जो जा रहे थे ना इसी रास्ते से जाओ, ये शॉर्ट पड़ेगा। क्योंकि मैंने उसको एड्रेस बताया था, उसने पूछा था आपने जाना कहाँ है, तो मैंने उसको बताना था यार फलां जगह पर मेरा घर है। वो कह रहा यार इतनी ठीक कर देता हूँ, बस लंबे रूट पर ना जाना ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, वापस लंबे रूट से नहीं जा सकता, उसी कब्रिस्तान से जाना है। मैंने बेटी को कह रहे हैं इस अंदाज में बिठाया कि पीछे अगर इसको बिठाता हूं तो ये हो सकता है बच्ची उस तरफ मुड़ के देख ले और डर जाए। आगे बिठा के उसका मुंह अपनी तरफ कर लिया और कहा बेटा मुझे गले लगा दो। बेटियां तो बाप की जान होती हैं, वो मासूम कहीं डर ना जाए। उसको कहा बेटा, अपनी तरफ मुंह करके बिठाया और उसको मुंह इस तरफ कर दिया ताकि उस तरफ उसका चेहरा गलती से भी ना चला जाए। मुंह इधर किया और कहा मुझे गले लगा लो। मेरी बेटी मेरी जान ने मुझे गले लगा ली और मैंने स्टार्ट की बाइक और अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह इस रास्ते से तू ही मुझे लेके जा, तेरा कलाम बरहक है और मुझे यकीन कामिल है मेरा मालिक तू ही मुझे लेके जाएगा। और मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी। जब मैं पहले यहाँ से गुजरा था तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, नॉर्मली यहाँ से गुजर रहा था। अब फ़र्क ये था कि अब मैं मुसलसल विर्द करता हुआ जा रहा था। मेरी बेटी को भी मैंने कह दिया था बेटा पढ़ते रहो, कब्रिस्तान से जब भी गुजरते हैं कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। अब फिर वही रास्ता, वही रात की खामोशी, वही शहर खामोशा, वही रात का अंधेरा, वही कब्रिस्तान का खौफ, वही कब्रिस्तान में उगी हुई झाड़ियां, वही दरख्त जो ऊंचे वहां पे खड़े इस वक्त एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जैसे कोई बलाएं खड़ी हों वहां पे। कि मेरा मोटरसाइकिल चलता 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 उस खामोशी में एक शोर पैदा करता हुआ जो उस इंजन की वजह से थी, जो उस मोटरसाइकिल का इंजन था, कि मैं उस जगह पे ही पहुंच गया जहां पे मेरा मोटरसाइकिल भारी होना शुरू हो गया। लेकिन मुझे ये था, यकीन था कि मेरे रब ने, मेरा कलमा, मेरे रब ने वो कुरान मजीद जो मुझे अता किया है इस वक्त, जिसको मैं पढ़ रहा हूं, अब कुछ नहीं होगा। रब के कलाम के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं चल सकती। और मैं मोटरसाइकिल को चला रहा था, मोटरसाइकिल अब वजनी नहीं हो रहा था, नॉर्मली चलता जा रहा था, चलता जा रहा था कि उसी जगह पे पहुंच गया जहां पे मैंने उस चीज़ को कब्र के पास बैठे हुए देखा था। और पढ़ने के बावजूद, खौफ के बावजूद, मैंने फिर गर्दन घुमा के उसी तरफ देखा जिस तरफ उस चीज़ को मैंने बैठे हुए देखा था। अब वहां पे कोई भी नहीं था। वो जो चीज़ भी थी अब वहाँ से जा चुकी थी। मैंने एक झलक देखा, कुछ नहीं है, और फिर मैं अपना चलाता रहा। उस कब्रिस्तान को क्रॉस कर गया, यहाँ तक के चलते चलते अपने घर पहुँच गया। और जब मैं घर पहुँचा
तो खुदा का शुक्र अदा किया कि बेटी भी साथ थी। और आज एक अजीबो गरीब खौफनाक चीज़ थी, यकीनन उसी जगह पे ही बाइक का भारी होते 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 आके एक जगह पे कटक की आवाज़ आती है और बाइक रुकता है। तो उसी ने रोका था ताकि उसी के सामने ही बाइक आके रुक सके और मैं उसकी तरफ देख लूँ। फौरी तौर पे मेरे जहन में आयतुल कुर्सी का ख्याल ना आता तो शायद वो मेरी तरफ मुड़ती है, शायद पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मेरे बाइक को उसने वजनी करके चेन को जो तोड़ा था और वहीं पे ही रोका जो उसने था, उसी चीज़ ने रोका था। अल्लाह की रहमत हुई, हम वहाँ से खैरियत से बच गए, सिर्फ कलाम पाक की वजह से। वक्त इसी तरह गुजरा। एक दिन मैंने ड्यूटी की और ड्यूटी करके घर पहुँच गया। जब मैं अपने घर पहुँचा, बल्कि अब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, वो कहते हैं रात के टाइम जब मैं वापस आता अपने घर की तरफ, या मैं अपने उस अस्पताल में मौजूद होता, या मैं घर में सोने की कोशिश करता, अब मेरे साथ मुसलसल ये हो रहा था, बिल्कुल मेरे करीब बैठ के कोई 3-4 लोग, जिस तरह कोई सिगरेट पीता है और सिगरेट का धुआं बिल्कुल मेरे मुंह की तरफ मारता है, तो ऐसा मुझे महसूस होता कि बिल्कुल धुएं से मैं भरा बैठा हूं, मेरे इर्द गिर्द धुआं ही धुआं है। कोई सिगरेट के कश ले लेके मेरे मुंह पे धुआं छोड़ रहा है, और पीने वाला एक नहीं 4-5 हैं, ज़्यादा लोग हैं। इतना ज़्यादा धुआं है कि मेरा दम घुटना शुरू हो जाता और मुझे क्लियर महसूस होता मेरे मुंह पे धुआं मारा जा रहा है। मैं परेशान हो रहा था, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब मुसलसल ऐसा होता था। जब भी मैं बैठता, मोटरसाइकिल पे जाता, तो उस वक्त भी लगता कि चलते मोटरसाइकिल पे भी जैसे साथ साथ कोई चल रहा है और वो मेरे मुंह पे धुआं मार रहा है। अक्सर अकेले बैठे हुए तो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था कि एक रात मैंने ड्यूटी की, अपनी ड्यूटी के सारे काम सारा अंजाम दिए, और जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और घर की तरफ रवाना हो गया। ये मेरा टाइम था कि मैंने जाके 4-4:30 बजे मैं पहुंचता था तो मैं सो जाता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। मेरी बीवी उठ जाती थी सुबह, बेटी को तैयार करना, स्कूल भेजना, लेकिन उसको पता होता था शौहर आ चुका है, वो रात सारी ड्यूटी करके आ गया है, अब उसको नींद की ज़रूरत है, तो मुझे सोने देती थी उस कमरे में। कम ही आती थी कहीं शोर की वजह से मैं जाग ना जाऊं। दिन के टाइम आप सोए हों, जितना भी कमरे में अंधेरे करके सोए हों, लाइटें सारी भी बंद कर दें, फिर भी रोशनी कहीं ना कहीं से आती है कि एहसास होता है कि ये रात का टाइम नहीं, दिन का टाइम है। और मेरे कमरे में भी एक हल्की सी रोशनी रहती थी ताकि बिल्कुल घुप अंधेरा ना हो। कभी बेगम को कमरे में आना भी पड़ जाए, तो उसको कमरे में अगर आना भी पड़ जाए तो कोई परेशानी ना हो, कोई चीज़ उठानी हो तो वो खामोशी से आती, चीज़ें उठाती और चली जाती। मैं थका हुआ आया और बेगम सो रही थी, और मैं उसी तरह घर में दाखिल हुआ जिस तरह रूटीन में दाखिल होता, अपना बाइक वगैरह खड़ा किया और बिस्तर पर जाकर मैं सो गया। और सोते ही थका हुआ था, गहरी नींद चला गया। मैं ख्वाब में देखता हूं एक काला स्याह सा साया है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, घुंघरियाले, जिस तरह खवातीन अक्सर वो स्ट्रेटनर से वो घुंघरियाले बनाती हैं, गोल गोल से घुमाती हैं, गोल गोल से घूमे होते हैं। मैंने देखा मैं एक जगह पे मौजूद हूं और एक काला स्याह सा, जिसका चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह का है, उसकी आंखें हैं सिर्फ जो सफेद हैं, उनके अंदर काला वो नहीं है, टोटली सफेद आंखें हैं। उसका कद बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान जितना है, 5 फुट 8 इंच 9 इंच जितना इंसान का कद होता है, उतना ही उसका कद है। मैं बैठा हूं, मैं देखता हूं मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं, कह रहे हैं, मुझे महसूस होता है मेरे पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। मैं जैसे मुड़ता हूं तो देखता हूं एक अजीबो गरीब सा नंगा
एक ऐसा शख्स जिसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं है, वो काला स्याह है, बिल्कुल इंसान की तरह है, लेकिन उसकी आंखें इंसान की तरह इसी तरह ही हैं, लेकिन अंदर से काली नहीं है, टोटली सफ़ेद हैं। उसके दांत छोटे छोटे बारीक से, जैसे मछली के छोटे छोटे बारीक से दांत होते हैं, और जब वो मुंह खोलता है तो अजीब से उसके दांत उसको और भयानक और खौफनाक बनाते हैं। पाँव उसके एक्स्ट्रा लंबे हैं। एक लाइन मैं भूल गया अभी, जब मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे हैं जब वो मेरे लिए पानी लेके आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपने सर पानी मंगवाया था, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं मंगवाया। खैर मैंने कहा रख दो, और वो पानी रख के चली गई। तो मैं अपने दोस्त को कहा इसके पीछे जाओ और जाके देख के आओ यार, इसके पाँव उल्टे तो नहीं है। कह रहे हैं सर ये मजाक में नहीं, हमने जेन्युइन कहा था, पता नहीं वो पिछल पैरी ना हो। तो मेरा दोस्त कहता है यार मजाक ना कर। मैंने कहा यार उठ के देखो तो सही। तो हमने उठ के उसके पाँव देखे थे, उसके पाँव नॉर्मल थे, और अगले दिन उससे पूछ भी लिया था, वरना हमने उठ के चेक किया था। मैंने दोस्त को कहा था चेक करो यार इसके पाँव उल्टे ना हो। खैर मैंने उसको मुड़ के देखा और उसी लम्हे खड़ा हो गया। वो चलता हुआ आ रहा था, उसका पाँव बहुत लंबे से थे और वो काला स्याह था। पाँव इस तरह लंबे थे जैसे तैराकी के लिए, आपने देखा है पानी में तैरने के लिए लोग पाँव के ऊपर एक प्लास्टिक की पहनते हैं जिसमें उनको तैरने में आसानी होती है, ऐसे लंबे लंबे से उसके पाँव थे। और वो काला स्याह घुंघरालिया सा वो मेरे पास आ रहा था। मेरे मुंह से एक जुमला अदा हुआ, ऐ शैतान तुम यहां क्या करने आए हो। तो वहीं पे रुक गया और मेरी तरफ देख के जिस वक्त वो मुस्कुराया, उसी वक्त वो मैंने छोटे छोटे बारीक से उसके दांत देखे, नोकीले से दांत। और तभी उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर दाखिल होने के लिए आया हूं, मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए, मैं तुम्हारे वजूद के अंदर बसेरा रखना चाहता हूं। और आज मैं आखिर आ ही गया हूं। कितने अरसे से मेरे अंदर ख्वाहिश थी तुम्हारे वजूद के अंदर घुसने की, तुम्हारे वजूद के अंदर रहने की, और आज मैं तुम्हारे वजूद में रहने के लिए आ गया हूं। हट जाओ, मुझे तुम्हारे वजूद में दाखिल होना है। आज से मैं तुम्हारे वजूद के अंदर बसेरा रखूंगा। उसने जैसे ही कहा, उसके बाद वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, तो उसी वक्त कहते हैं ख्वाब में मैंने देखा कि मैंने अपने हाथ दोनों आगे बढ़ाए। अब उसका और मेरा फासला इतना हो गया था चलते हुए कि जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा तो मैं जैसे इंतज़ार कर रहा था, अब वो इतना मेरे सामने आ गया कि मैं अपने हाथ उसके बालों तक लेके जा सकता था। और जैसे मेरे करीब आया, मैंने फौरन से उसके दोनों हाथों से बाल पकड़ लिए। और जैसे उसके बाल पकड़ लिए तो एकदम से चौंका और मुझसे बोला ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें कभी भी अपने वजूद के अंदर नहीं घुसने देना। और उसके बालों को मजबूती से थाम लिया। मैं उसके बालों को पकड़े हुए था, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जादू, उसका ताकत, उसका सहर, जो कुछ भी उसके बालों के अंदर है, और बालों को पकड़ने की वजह से वो कुछ भी जादू नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और तिल मिला रहा है, हाथ पांव इस तरह मार रहा है कि छुड़वा तक नहीं पा रहा। और मुझे कह रहा है छोड़ दो मेरे बालों को, मुझे दर्द हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने उसके बाल क्यों पकड़े थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने बाल पकड़े हुए थे और वो तिल मिला रहा था और चीख रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैं इतना समझ गया था जब तक मेरे हाथ इसके बालों में हैं और मैंने इसके बालों को पकड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ना ही मेरे वजूद के अंदर दाखिल हो सकता है, ना ही जादू से कुछ कर सकता है, ना ही अपने शैतानी शर से मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इतनी भी उसके अंदर अब हिम्मत और ताकत नहीं रही थी कि अपने हाथों को आगे बढ़ाता और मेरे हाथों को छुड़वा सकता। बस तड़प रहा था और कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं फैसला कर चुका था इसको नहीं छोड़ना। और फिर उसने कहा ठीक है मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मैं कभी तुम्हारे जिस्म के अंदर नहीं आऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कहा पक्की बात है। उसने कहा हाँ। और तभी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो ख्वाब में ही मुझे जहन में आया कि अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हथियार आयतुल कुर्सी है। मैंने जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी तो झटका मार के उसके वजूद को छोड़ दिया। और जैसे ही उसके वजूद को छोड़ा तो मेरे वजूद को भी एक झटका लगा। जैसे मेरे वजूद को झटका लगा तो मेरी आंख खुल गई। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसकी आंखें खौफ से और हैरत से ऐसे बाहर निकली हुई थी कि मैं एकदम से अपने उस ख्वाब को, अपनी उस कैफियत को भूल के बीवी की तरफ देखा और परेशान हो गया, इसको क्या हुआ है।
क्योंकि जैसे मेरी आंख खुली थी, वो सारा ख्वाब मुझे याद था कि एक शैतान के मैंने बाल पकड़े थे और जब मैंने उसके बाल छोड़े थे तो मेरे वजूद को झटका लगा था, लेकिन आंख जैसे ही खुल गई, बीवी को क्या हुआ है? और मैंने बीवी की तरफ देखा, अपने होश थोड़े से नॉर्मल किया और उससे पूछा क्या हुआ है, तो मुझे लगा वो बोलने की कैफियत में नहीं है, इंतहाई खौफजदा हो चुकी है। मैं जल्दी से उठ गया, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया, उसको हिलाया, उसको कंधों से पकड़ा, थोड़ा सा नॉर्मल किया। जब वो बेहतर हुई, बोलने के काबिल हुई, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने पूछा क्या हुआ है। वो कहती है किसी काम के सिलसिले में मैं कमरे में आई थी और जैसे ही मैं आपके बेड के पास आई तो मेरी आंखों ने ऐसा खौफनाक मंजर पहली दफ़ा देखा है कि मैं डर गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है आपका पूरा वजूद बेड से 1.5 फुट ऊपर उठा हुआ था। मैं कहा क्या मतलब? कहती है जैसे किसी को ऊपर उठा लिया जाता है 1.5 फुट ऊपर, तो आप हवा में खड़े थे और अगर कोई हवा में हो तो उसका सर पीछे लुढ़क जाता है, पांव नीचे गिर जाते हैं, अब बिल्कुल सीधे थे, ऐसे जैसे किसी को बेहोशी की हालत में बिस्तर पर रखा हो तो जिस तरह वो सीधा रखा होता है और अगर आप उसको ऊपर उठाएंगे तो उसकी टांगें नीचे गिर जाएंगी, सर नीचे की तरफ ढलक जाएगा। नहीं, आपका ऊपर फजा में खड़े थे, 1.5 फुट ऊपर फजा में जिस तरह आप लेटे हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे थे। ऐसा था जैसे पूरे आपके वजूद के नीचे कोई और एक लकड़ी का टुकड़ा हो जिसने आपको सीधा रखा हुआ था और हवा में लहराया हुआ था। बिल्कुल सीधे हवा में थे और मैं देख के डर गई। अभी मैं इसको समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरा वहम है या क्या है, लेकिन अब सचमुच में हवा में 1.5 फुट ऊपर लहरा रहे थे। अभी मैं खड़ी देख ही रही थी कि मैं एकदम ऐसी हो गई कि ना मेरे मुंह से चीख निकल सकी, ना मैं खौफ ज़दा इतनी हो गई कि मैं कुछ भी कर सकी और वहां पे साकित सी हो गई, बुत सी बन गई। तभी मैंने देखा कि आपका वजूद धस करके गिरा है बिस्तर के ऊपर और 1.5 फुट ऊंचे जो आप फजा में ऐसे लेटे हुए थे, आपका वजूद फजा में लेटा हुआ था, ऐसे ही आप धड़म करके बिस्तर पे गिरे हैं और जैसे ही आप गिरे हैं आपने आंखें खोल दी हैं। अब मैं जानता था कि मैं एक शैतान से ख्वाब में लड़ रहा था और जिस वक्त मैंने उसके बाल पकड़े थे इसका मतलब उस शैतान ने मुझे हवा में लहरा दिया था और मेरा वजूद हवा में लड़ रहा था। तब मुझे याद आया, हाँ, जब मैंने उसके बालों को छोड़ा था तो मेरे वजूद ने भी एक झटका मारा था, यह मुझे याद था। और मेरी बीवी बता रही थी कि आप धड़म से गिरे हैं, इसका मतलब है जब मेरा वजूद बिस्तर पर गिरा है तो ये वही झटका था जो उस ख्वाब में मैंने महसूस किया था उस लम्हे। इसका मतलब है जब मैंने उसके बालों को पकड़ा हुआ था उस वक्त मैं हवा में लेटा हुआ था, 1.5 फुट ऊंचा बेड से हवा में, और बाल छोड़ने पे उसने मुझे नीचे गिराया था जो मेरी बीवी ने देखा था। तभी उसी वक्त मैंने ख्वाब में अपने आप को झटका मारते हुए महसूस किया था। और फिर मैंने बीवी से कहा कुरान पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, चारों कुल पढ़ो। उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया और हम बेहतर हो गए। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद जो एक बेटी मुसलसल ख्वाब देख रही है, फिर अब वो सिलसिला अभी भी जारी था। इस ख्वाब के बाद अभी भी मैं जब बैठता था तो वो जो मेरे करीब, बिल्कुल मुंह के करीब, नाक के करीब कोई सिगरेट पी के धुएं मारता था और इतना ज़्यादा धुआं होता था, ऐसा लगता था इधर से भी धुआं आ रहा है, सामने से भी, इधर से भी। आखिर एक दिन मैं तंग आ गया और मैंने उस दिन हम कलाम होके कहा बाकायदा कि ये मेरा वहम नहीं है। इस धुएं को जो बिल्कुल मेरे करीब से मारा जाता है, बिल्कुल मुझे महसूस कराने के लिए कोई पास बैठा है जो नज़र नहीं आ रहा, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे मार रहा है। हाँ, ये एक लाइन सामने आ गई, मैं लिखी हुई थी, जब मैंने उसके बाल को छोड़ा तो वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। मैंने उसको खिड़की के रास्ते, मैंने लिखा होता पॉइंट, खिड़की के रास्ते भागते हुए देखा। जल्दी से वो भागा और हमारी खिड़की से बाहर निकल गया और मेरा वजूद नीचे गिर गया। और जब मैं तंग आ गया उस सिगरेट के धुएं से और मुझे कुछ समझ ना आया, तो एक दिन मैं वहीं पे बैठा था और उसी तरह सिगरेट के धुएं की मुझे स्मेल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे करीब मार रहा है। तो उस दिन मैंने कहा तुम जो भी हो, मुझे पता है मेरे करीब हो, आज सुन लो, अगर आज के बाद तुमने फिर ऐसा किया, मेरे करीब बैठ के धुएं मारे सिगरेट के, तो फिर मैं आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ पढ़ के तुम पे फूंकूंगा और तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा। मैं जानता हूं आयतुल कुर्सी और चारों कुल तुम्हारा क्या हशर कर देंगे, तो सुन लो
आज के बाद मेरे पास आके धुआं मत मारना, नहीं तो फिर मैं पढ़ के तुम पे इस तरह करूँगा। और मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी वक्त वो स्मेल ख़त्म हो गई। और जिस दिन मैंने ये धमकी दी थी कि आज के बाद अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे ऊपर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ पढ़ के फूंकूंगा, उसके बाद से फिर वो धुआं मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब उनकी बेटी एक ख्वाब मुसलसल देख रही है और उसने वो ख्वाब अपनी माँ और बाप को सुनाया। अब वो माशाल्लाह 14 साल की हो चुकी है। उनकी तस्वीर भी उन्होंने मुझे भेजी, मैंने पानी भी दम करके दिया है आमिर साहब को अभी थोड़ी देर पहले। वो क्योंकि यहाँ पे तो अभी 3 बज गए हैं, कोई तकरीबन 2 बजे के करीब। अमेरिका में दिन के 2 थे और पाकिस्तान में रात का 1 था, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं तो इसलिए वो जाग रहे थे। तो मैंने बेटी के लिए भी उनके लिए भी पानी दिया है। तो बेटी ने बताया कि वो ख्वाब देखती है, एक वीराना है, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है, ऐसा वीराना जहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है। ऐसी एक बंजर सी ज़मीन है जहाँ पे इंसान खड़ा हो तो हर तरफ निगाह घुमाए, चारों तरफ तो बंजर ज़मीन ही ज़मीन है, कोई हरियाली तक नहीं है, कोई ज़मीन में पानी तक नहीं है, कोई परिंदा नहीं उड़ रहा, कोई दरख्त नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई चिरिंद परिंद नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आता। वो बेटी देखती है, मैं अपने आप को देखती हूँ कि एक खाली मैदान है, बहुत बड़ा बंजर सी ज़मीन है, उसके बिल्कुल दरमियान में मैं खड़ी हूँ और मेरे देखते ही देखते मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ, बिल्कुल गोल दायरा बनाए हुए काले स्याह साए हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं। ऐसे बाकायदा मुझे नजर आता है इंसानी कदो कामत के, जितना इंसान का कद होता है, ऐसे काले स्याह साए हैं और वो गोल सर्कल में हैं, गोल दायरे में हैं और वो बहुत बड़ा गोल दायरा है। हाँ, अंधेरा है, लेकिन मैं देख सकती हूं अंधेरे में भी कि मैं एक बंजर जमीन पे खड़ी हूं। उस बंजर जमीन पे यहां तक भी मुझे पता है न इंसान, न चिरिंद परिंद, कुछ भी नहीं है, दरख्त तक नहीं है, लेकिन वो काले स्याह साए मुझे घुप अंधेरे में भी क्लियर नजर आ रहे हैं। और वो काले स्याह दायरा बनाए हुए जितने भी साए हैं जिन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, वो उस दायरे को करीब करते जा रहे हैं। वो दायरा छोटा होता जा रहा है, जो बहुत बड़ा दायरा है वो अब सिमटता जा रहा है और मेरे करीब आता जा रहा है और मेरे करीब आता जा रहा है। और मैं खौफज़दा होना शुरू हो जाती हूँ, मैं कांपना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दायरा छोटा होते होते बिल्कुल जब मेरे करीब पहुँच जाएगा, ये तो खा जाएंगे मेरे, ये क्या करेंगे, ये तो मेरे बिल्कुल पास आ जाएंगे। और वो दायरा और छोटा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। उनकी बिल्कुल आवाज़ तक पैदा नहीं हो रही, मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है। और मैं अपनी गर्दन को घुमाती हूँ, अपने वजूद को चारों तरफ घुमा के देखती हूँ कि वो जो बड़ा सा गोल दायरा सा था, उन सायों का, उन शैडोज़ का, उन शैतानों का, उन जिन्नात का, वो कहती हैं ख्वाब में मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है ये कोई शैतान है, ये कोई जिन्नात हैं। वो जो दायरा बहुत बड़ा था वो छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है। उस छोटे होने से वो मेरे करीब आते जा रहे हैं और करीब आते जा रहे हैं। अब मुझे लगना शुरू हो गया है, जिस्म मेरा कांप रहा है, दिल की धड़कन तेज़ है कि ये जितनी तेज़ी से आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं, इस तरह तो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच जाएंगे। कि तभी मैं देखती हूं कि मैं घूमती हूं, मैं देखती हूं एक रोशनी सी फैल गई है, हल्की सी रोशनी, सफ़ेद कलर की रोशनी। और तभी मैंने देखा कि जिस तरफ मैं खड़ी थी, मैं अब रुक चुकी थी क्योंकि मैं गोल घूम के देख रही थी, वो जो सर्कल थे, काले स्याह जिनात थे, साए थे, वो बिल्कुल अब मेरे करीब आते जा रहे थे, गोल दायरा बनाए हुए। कि मैं अब रुक सी गई अपने वजूद को हवाले करने के लिए कि अब जो कुछ भी होगा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इनसे बच ही नहीं सकती हूँ। जब ये मेरे करीब आएंगे तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। कि वहीं खड़े हुए मेरी निगाह पड़ती है सामने, मेरे बिल्कुल सामने, मेरी तरफ मेरी आंखें देख रही हैं, एक सफेद बुजुर्ग हैं, उनकी सफेद दाढ़ी है, पलकें सफेद हैं, पूरे वजूद पे जहां जहां पे ये आईब्रो हैं, ये आईब्रो सफेद हैं, सफेद अमामा पहना हुआ है, सफेद सी दाढ़ी है, सफेद लिबास पहना हुआ है और उस सफेद लिबास के अंदर से ऐसे लगता है कि सफेद रोशनी सी निकल रही है।
वो रोशनी के बने हुए हैं बुजुर्ग, ऐसे लगता है कि उनकी रोशनी फैल रही है। और मैं साथ ही देखती हूँ मेरे उल्टी साइड पे भी वैसे ही एक बुजुर्ग खड़े हैं, और मुझे एहसास होता है ये रोशनी सीधे हाथ की तरफ भी आ रही है। और मैं सीधे हाथ की तरफ देखती हूँ तो वैसा ही बुजुर्ग एक इस साइड पे भी खड़े हैं। और मैं जल्दी से घूम जाती हूँ और पीछे कमर की तरफ घूम के देखती हूँ तो मेरे पीछे भी उसी सफ़ेद रोशनी से बने हुए एक बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी वाले, जिनके वजूद से रोशनी सी निकल रही है, मेरे पीछे भी खड़े हैं। अब 4 बुजुर्ग हैं जो मेरी तरफ मुंह करके खड़े हैं। जो सामने जिनको मैंने पहले देखा था उनका मुंह भी मेरी तरफ था। मैंने उल्टे हाथ की तरफ देखा, वहां पे भी एक बुजुर्ग थे, उनका मुंह भी मेरी तरफ था। मैंने राइट साइड की तरफ देखा, यहां पे भी एक बुजुर्ग थे जिनका मुंह मेरी तरफ था। कि मैं मुड़ गई और पीछे देखा तो वहां पे भी खड़े हुए बुजुर्ग का मुंह मेरी तरफ था। चारों तरफ मेरे 4 बुजुर्ग खड़े थे मेरी तरफ मुंह करके। और मुझे ऐसा सा लगा जैसे अब मैं हिसार में आ गई हूं। वो मेरा खौफ, मेरी कपकपाहट, वो मेरा वजूद को लगना कि अब ये और करीब आते आते पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं, कि जैसे ही ऐसे मुझे सुकून सा आता है तो मैं देखती हूं कि बुजुर्ग घूमना शुरू हो गए हैं। उनका वजूद ज़मीन पे ही है, उनके पाँव ज़मीन पे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को हिलाया नहीं है, अपने पाँव तक को हिलाया नहीं है, लेकिन घूमना, खड़े खड़े ही घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसे जैसे इंसान किसी गोल घूमने वाले पहिए पे, किसी गोल घूमने वाली चीज़ पे खड़ा हो और उसी चीज़ को घुमा दिया जाए तो इंसान हिलेगा भी नहीं और घूम जाएगा। ऐसे ही बग़ैर हिले वो चारों घूमना शुरू हो जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि उनका मुँह अब उन काले जिनात, काले शैडोज़ की तरफ हो चुका है कि मैं एकदम से मुड़ के देखती हूं तो चारों बुजुर्ग जो पहले मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, अब वो मुड़ गए हैं उस तरफ। उनकी कमर मेरी तरफ हो गई है। उन चारों बुजुर्गों को जिनका मुंह मेरी तरफ था, अब उन चारों की मैंने ऐसे घूमते हुए देखा कि पांव तक नहीं हिले और सारे खड़े खड़े घूम गए। अब उन चारों की कमर मेरी तरफ थी। इस अंदाज में वो खड़े हो चुके थे जैसे मेरा हिसार बन चुका हो, मेरी हिफाजत के लिए कोई खड़े हो चुके हों। और अब उनका मुंह उन जिन्नात की तरफ है जो हाथों में हाथ पकड़ के मेरी तरफ आ रहे थे। और जैसे ही मैंने इन बुजुर्गों को देखा तो उसी लम्हे मैंने देखा कि वो जो साया और करीब आ रहा था, और करीब आ रहा था, वो रुक चुका है। जैसे ही उन नेक बुजुर्गों को मैंने देखा तो तभी मैंने ये भी देख लिया कि वो जो करीब आ रहे थे वहीं पे ही रुक गए, जहां तक आ चुके थे वहीं पे ही रुक गए। लेकिन मेरे अंदर जब ये एहसास हुआ उन चारों बुजुर्ग हस्तियों को देख के, अब मैं हिसार में आ गई हूं, अब मैं महसूस हूं। और उसी लम्हे जब वो बुजुर्ग मुड़े हैं, उनका मुंह उन जिन्नात की तरफ हुआ है और कमर मेरी तरफ हुई है, तो मैंने देखा कि वो जो सर्कल करीब आ गया था वापस जाना शुरू हो गया है। उल्टे कदमों, यानी जिस तरह आगे की तरफ बढ़े थे वो मुड़े नहीं, उसी तरह वो सर्कल जो मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था अब उसी तरह उल्टे पांव खुलना शुरू हो गया जैसे वो बिल्कुल पहले था, बड़ा सा। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो वापस जाते जा रहे हैं और वो सर्कल खुलता जा रहा है। वो वापस जा रहे हैं, वो जो दायरा है बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है कि मेरे वजूद को झटका लगता है और मेरी आंख खुल जाती है। और वो कह रही हैं यही ख्वाब है जो मुसलसल मैं देख रही हूं, मुसलसल यही ख्वाब मुझे नजर आता है। उन शैतानों को सर्कल बनाए हुए अपने करीब देखती हूं और उन चारों बुजुर्गों को अपने आप को बचाती हुई देखती हूं। मुझे उन्होंने अपना ये ख्वाब भी सुनाया और उनके साथ अभी मेरी फिर तफसील से सारी बात हुई है। और उनको मैंने कहा है, वो जो एक मैंने बहन का लाड़काना से थी साजिदा, उनके साथ भी लाइनअप हुआ है संडे का। उन्होंने कहा मुझे संडे को कॉलेज से छुट्टी होती है, तो उन्होंने कहा संडे को, वीडियो तो शायद ये लेट चलेगी जिसमें मैं अनाउंस कर रहा हूँ, मेरी शायद बात हो भी चुकी होगी। तो संडे को इंशाल्लाह ये कि जब आप हॉरर या स्टोरी सुन रहे होंगे उस वक्त तक शायद मेरी बात हो चुकी होगी, क्योंकि मैं एडवांस रिकॉर्डिंग करता हूँ। संडे को इंशाल्लाह उनकी बहन के साथ लाइनअप है जो जिन्नात की हाज़िरी होती है उनके अंदर। तो इंशाल्लाह अगर उन्होंने इजाज़त दी तो मैं इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, चेहरा ब्लर कर दूँगा, ना दी तो मजबूरी है। तो हाज़िर करके इंशाल्लाह उनकी बहन के अंदर से भी मैं जिन्नात को परमानेंटली निकाल दूँगा, मुस्तकिल निकाल दूँगा। और इनसे भी आज मेरी बात हुई है, बड़ी तफसीलन बात हुई है। उनको मैंने पानी भी दम करके दिया, बेटी के लिए भी, उनके लिए भी, फैमिली के लिए भी और पढ़ने के लिए भी दिया है। तो इंशाल्लाह अब हर हफ्ते मुझसे पानी भी आमिर भाई दम कराते रहेंगे। आमिर भाई आप अपनी कहानी सुन रहे होंगे, जिस तरह आज हमारी इस टाइम पे बात हुई है, इस टाइम पे इंशाल्लाह ही आप हर जुमे को मुझसे पानी दम करा लिया करें। लेकिन बाज़ों का जिस तरह मैं फंसा होता हूँ, बहुत काम होते हैं, तो आप लाइव में भी मुझसे कर सकते हैं कि मैं लाइव शो जो करता हूँ जुमा, हफ्ता, इतवार को, तो उसमें भी आप कॉल करके मुझसे पानी दम करा सकते हैं।
अगर आप लाइव में कॉल करेंगे तो मैं आपके हवाले से बात भी कर लूँगा। बहरहाल ये थी जी आज की कहानी पार्ट 2 उसी कहानी का जिसका मैंने कल आपको पार्ट 1 सुनाया था। आमिर बिलाल ने जो मुझे लाहौर से कहानी भेजी थी। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, जिस तरह मैंने शुरू में आज स्टोरी के आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो हॉरर स्टोरी लिखना भूल गए थे वो दोबारा से हॉरर स्टोरी लिख के भेजें, और जिनकी वीडियोस मेरे पास ओपन नहीं हो रही, स्पेशली वॉइस मैसेज वाली ओपन नहीं होती, जो लिखी हुई है वो कभी नहीं डिलीट होती। वॉइस मैसेज वाली जो व्हाट्सअप आपने मुझे किए हुए हैं मेरे पास ओपन नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने मोबाइल शिफ्ट किया था तो उसमें मुझे बहुत सारा डाटा डिलीट करना पड़ा था। आप मुझे दोबारा सेंड कर दीजिए। और अगर आपने पहले भी मुझे स्टोरीज भेजी हुई हैं और आपने दोबारा कोई नई कहानी भेजी है तो हॉरर स्टोरी नीचे आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या कहानी ज़रूर लिखना है। और वो नए लोग जो कहानियाँ सुनते जा रहे हैं, बल्कि रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ कहानी को शेयर कीजिए, आगे भी लोग हमारी MMTV फैमिली का हिस्सा बने। और नए आने वाले लोग अगर अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं या लंबा सा वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ बिल्कुल लास्ट में आपने स्टोरी STORY इंग्लिश में जो लिखते हैं स्टोरी वो लफ्ज़ लिखते हैं, या उर्दू में कहानी बेशक लिखते हैं। क्योंकि जब मैं सारे मैसेज मोबाइल पर खोल के देख रहा होता हूँ तो जहाँ पर स्टोरी या कहानी होता है तो सबसे पहले मैं तमाम मैसेज में वही खोलता हूँ जहाँ पे स्टोरी या कहानी होता है, और उसको चला के देखता हूँ, वॉइस मैसेज सुन के देखता हूँ या पढ़ के देखता हूँ कहानी है तो उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। जब आपका नंबर आता है तो उसको कहानी में शामिल कर लेता हूँ। अगर आप स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में कहानी लिखना भूल गए तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 92, पाकिस्तान का कोड है, जमा का निशान पहले लगता होता है, जमा 92 +92 313665550। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, +92 313665550, +92 313665550। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 923136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।